नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने हरिद्वार में लगाई आस्था की डुबकी। परिवार संघर की पहाड़ी पर किया मां गंगा का पूजन। हरिद्वार में साध्वी ऋतंभरा के आश्रम पहुंचे 2 राज्यों के मुख्यमंत्री। वात्सल्य गंगा आश्रय का भव्य लोकार्पण समारोह संपन्न। देश भर से जुटे साधु संत दिखा भव्य नजारा। उत्तराखंड में अब शुरू होगी आपदा सखी योजना। महिला स्वयं सहायता समूह होंगे तैयार। सामुदायिक संस्थाओं से जुड़ी 95 महिलाओं को मिलेगी ट्रेनिंग। देहरादून प्रेस क्लब में जल संरक्षण को लेकर प्रेस वार्ता। जल प्रहरी दिनेश भंडारी ने उठाई जल संकट की चिंता। घटते जलस्तर को रोकने पर दिया जोर। सरकार ने ठोस जल नीति बनाने की मांग की। हल्द्वानी में विश्व दुग्ध दिवस पर भव्य आयोजन। दूध की शुद्धता और किसान सशक्तिकरण पर जोर। देहरादून में कोविड ने फिर दी दस्तक। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। चारधाम यात्रा पर विशेष फोकस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर कोविड एक बार फिर से पैर पसारने लगा है, जिसको लेकर उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की जानकारी देते हुए डीजी हेल्थ कार्यवाहक सुनीता टम्टा ने कहा कि देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोविड के मामले आए हैं। प्रदेश में गतिमान चारधाम यात्रा की दृष्टिगत स्वास्थ्य की तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री तथा स्वास्थ्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों पर काम किया जा रहा है। ऐसे है जैसे कि डेंगू आपको पता ही है कि जनरली मई एंड और जून में ही हमारा आता था, लेकिन इस बार थोड़ा पहले ही रिपोर्टेड हुआ है। तो हमारे सारे निर्देश हमने जिलों CMOs को दे दिए हैं कि उनको किस तरह से सबसे इम्पोर्टेंट है सोर्स रिडक्शन। तो क्योंकि आपको पता ही है कि साफ पानी में ये पनपता है, तो सोर्स रिडक्शन का कार्यक्रम हमारे पूरे जनपदों में भी गया है। और साथ ही जो है अपने को बचाव के लिए अगर डेंगू का पेशेंट आ गया तो वार्ड में हमारा वार्ड हमारे तैयार रहते हैं, डेंगू वार्ड वो भी हमारे हैं। दवाइयाँ हमारी उपलब्ध हैं और ब्लड बैंकों में भी अगर प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़े तो वो भी हम लोगों के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सारे ब्लड बैंकों को अप टू डेट रखें और कैंप्स वगैरह लगाएं। और दवाई हमारी सारी जगह पहुंची गई हैं जो डेंगू के होते हैं। अभी ऐसा कोई सीरियस केस नहीं रिपोर्ट हुआ है। 20 मतलब अभी तक 71 का हमारा खाता है, उसमें से जो है मोर देन 60-70% तो हमारे रिकवरी है। राज्य स्तरीय खेल परिषद उत्तराखंड के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हिमराज बिष्ट ने खटीमा पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट नवनिर्मित वन चेतना मैदान चकरपुर खेल स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला खेल अधिकारी जानकी कार्की और अन्य खेल प्रशिक्षकों से स्टेडियम की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। हिमराज बिष्ट ने कहा कि खेल स्टेडियम को जल्द ही खेल विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा और बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, मलखंब समेत योग को भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। धाकड़ धामी जी को, जिन्होंने खेल परिषद जैसी अहम जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, क्योंकि खेल परिषद अपने आप में एक बहुत बड़ी काउंसिल है और प्रयास कर रहा हूँ कि उनकी आशाओं पर खरा उतरूँ। उन्होंने जो विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया है, पूरे प्रदेश में घूमकर तो जो अपने सारे स्पोर्ट्स स्टेडियम है उनको घूमकर उनका घर में वो देख रहा हूँ। और उसी सिलसिले में आज मैं खटीमा आया हूँ और इधर के कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़ोर स्वागत किया। और यहाँ स्थानीय अभी जो हमारा नया जो स्टेडियम बना हुआ चकरपुर वन चेतना मैदान में, जो माननीय मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो विशेष एक प्रोजेक्ट है, उसको देखने के लिए आया था और बहुत अच्छा बना है, बहुत सुंदर बना है। का हमारी खटीमा में एक अभी इसको सहेजने की और संभालने की आवश्यकता है। लक्सर से सटे खानपुर के खादर इलाकों में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा गहराने लगा है। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले ही गंगा और सुलानी नदियों के कई तटबंध अभी भी टूटे हुए हैं। अगर इस बार अधिक बारिश हुई तो नदियों में बाढ़ आ सकती है, जिससे फिर फसलें और जनजीवन प्रभावित हो सकते हैं। गौरतलब है कि 2 साल पूर्व भारी बारिश के कारण इस क्षेत्र में बाढ़ आई थी, जिससे करोड़ों की फसलें तबाह हो गई थी और लोगों की जान भी चली गई थी।
गाँव के सब परेशान है, गाँव के और हम भी परेशान में जाते हैं। ये टूटे फूटे पड़े, मेरे को पानी भरता है घरों में। इस बार कोई तटबंध बनाने की योजना है सरकारी? कुछ अभी तक कोई निरीक्षण हुआ है? ना जी अभी कुछ नहीं है, कोई सरकार ना कोई सुविधा नहीं दी। पुल बनना चाहिए। तो ये पहले भी कुछ सुधार होना चाहिए इसका। धूप सिर का क्या मेहनत करन इंग्लिश मारा जाए और कहा जाएंगे फिर रहे बुझते नहीं। मानसून सत्र की तैयारियां हमें लगभग पूरी हो चुकी है। तो सिंचाई विभाग को ये निर्देशित किया गया था कि वो अपने जो सेंसिटिव पॉइंट है, जो तटबंध है, जहाँ से पानी अंदर आने का खतरा रहता है, उनका निरीक्षण कर ले और अगर कहीं पे कुछ निर्माण कार्य या कुछ सुरक्षात्मक कार्य करने की जरूरत है तो पूरा करें। मेरी कल ही जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है सिंचाई विभाग के, उनसे बात हुई है, तो उनके द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है। सेंसिटिव पॉइंट पे जो कार्य थे वो पूरे हो गए। एक दो जगह अभी कार्य चल रहा है, वो भी समय रहते पूरा हो जाए। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया स्पोर्ट्स स्टेडियम के नाम बदलने को लेकर चल रहे भ्रम को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्टेडियम का नाम नहीं बदला जा रहा और इस विषय में केवल अफवाहें फैलाई जा रही थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदना कटारिया और मनोज सरकार जैसे खिलाड़ी राज्य की शान हैं, उनके नाम पर बने संस्थानों से युवा प्रेरणा लेते हैं। केवल भ्रम की स्थिति है। वंदना कटारिया और हमारे मनोज सरकार ऐसे लोग जिन्होंने हमारे बड़े प्रतिभावान युवा हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनकी नाम राज्य के अंदर लगातार जाना चाहिए। युवाओं के लिए, अन्य लोगों के लिए, खेल प्रेमियों के लिए हमेशा उनकी प्रेरणा बनी रहनी चाहिए। इसलिए कोई नाम परिवर्तन जैसा कोई विषय नहीं है। कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कांग्रेस के लोगों के पास यही रह गया है, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री जी कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें कहते हैं कि हमारे प्रस्ताव पर हुआ। ये तो इसमें तो प्रस्ताव भी नहीं उनका, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाम रखा, 25 लाख रुपए का चेक वंदना जी के घर करके दिया। ये ऐतिहासिक काम किया और वहां बैठ करके वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, हमारा प्रचार कर रहे हैं कि हमने बनाया। ये केवल राजनीतिक स्टंट था जो उनका वंदना जी ने कल प्रेस करके और आज मुख्यमंत्री जी ने आपको बयान दिया है, वो पटाक्षेप हो गया है। कि मैं सलाह देना चाहता हूं कि वो हमारे शोरूम पर बैठ करके टाइम पास ना करें, क्षेत्र में जाके जनता का काम करें। जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा में 16 कुमाऊं रेजिमेंट के भूतपूर्व सैनिकों ने चंपावत और ऊधम सिंह नगर के सैनिक साथियों के साथ मिलकर बटालियन का 59वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। समारोह में मुख्य अतिथि बैटल मैन लक्ष्मण सिंह बोहरा का पुष्पगुच्छ कर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां कालिका की आराधना और बटालियन गीत से हुई। सूबेदार होशियार सिंह ने बटालियन की वीर गाथा और गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला है। संचालन की जिम्मेदारी सूबेदार हरिदत्त, नायक प्रेमचंद और नायक ललित चंद खेना ने संभाली और यह आयोजन भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान और बटालियन की बहादुरी को याद करने का एक प्रेरणादायक अवसर रहा है। हमारी बटालियन सागर में लेफ्टिनेंट कर्नल अमोलक गरेवाल साहब के नेतृत्व में खड़ी हुई। इसके बाद हमारी बटालियन अलग अलग माहौल में अलग अलग कार्य करने का मौका मिला, जिसमें हमारी बटालियन ने सराहनीय कार्य कर एक उच्च कोटि का अनुशासन, आले दर्जे का डिसिप्लिन को दर्शाते हुए अपना परचम लहराया। हम यहाँ पर 2 जनपदों के भूतपूर्व सैनिक जैसे ऊधम सिंह नगर और चंपावत जनपद के आपस में मिलकर अपना प्यार को बढ़ाते हैं, साथ ही अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी हमसे प्रेरित होकर इस अपने जुनून जोश और जज्बे का परिचय देते हुए देश और बटालियन के लिए उच्च कोटि का कार्य कर सकें। साथ ही यहाँ पर हम अपने बुजुर्गों को सम्मानित कर अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और बटालियन को बटालियन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जरूरत पड़ने पर देश के लिए हर पल खड़े रहते हैं। हल्द्वानी में विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर दुग्ध संघ नैनीताल के द्वारा एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुग्ध उत्पादक किसानों, उपभोक्ताओं और दुग्ध विकास विभाग के अधिकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में दुग्ध उत्पादकों को और अधिक सशक्त बनाने तथा दुग्ध शुद्धता को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा ने कहा कि 1 से 4 जून तक विश्व दुग्ध दिवस को उत्सव की तरह मनाया जाएगा।
आंचल ब्रांड की शुद्धता और विश्वसनीयता को लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर निगम और विभागीय टीमें घर घर जाकर जागरूकता फैलाएंगी। उन्होंने कहा कि आंचल का उपयोग न केवल स्वास्थ्यवर्धक है बल्कि ये किसानों की आजीविका और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती भी है। देखिए, मुख्यतः विश्व दुग्ध दिवस जो कार्यक्रम है ये दूध की महत्ता को लोगों तक, आम जन तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम है। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज हमने कार्यक्रम किया है यहाँ पे, और इसको और एक कदम आगे बढ़ाते हुए नैनीताल दुग्ध संघ ने जैसा अभी बताया कि अभी उन्होंने 15-16 टीमें गठित की हुई हैं, और हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति के घर घर तक जाकर के उन सभी लोगों को दूध की महत्ता को बताएं, प्लस उनके द्वारा जो दूध लिया जा रहा है और आंचल का जो दूध है इसकी गुणवत्ता से उन सभी लोगों को भिज्ञ करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होगा। और अगली खबर है विकासनगर से, जहां पर उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में खतरे की आहट भी सुनाई देने लगी है। विकासनगर के कट्टापत्थर क्षेत्र से एक बड़ा हादसा टलने की खबर सामने आई है। यमुना नदी के किनारे पिकनिक मनाने गए 5 युवक अचानक से नदी के जलस्तर बढ़ने से बीच टापू में फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि टापू के चारों ओर लहरें हिलोरे रही थी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद बोट की मदद से 5 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी के जहरीखाल ब्लॉक में स्थित ताड़केश्वर धाम एक अद्भुत और पौराणिक आस्था का केंद्र है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ मूर्ति स्वरूप में राक्षस ताड़का विराजमान है, लेकिन पूजा होती है भगवान भोलेनाथ की। मान्यता है कि राक्षस ताड़कासुर ने यहीं पर भगवान शिव की घोर तपस्या कर अमरता का वरदान प्राप्त किया था। वरदान मिलने के बाद में उसने ऋषि मुनियों और देवताओं को परेशान करना, तब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने उसका वध किया। इस मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है। कहा जाता है कि जो भी भक्त ताड़केश्वर धाम में सच्चे भोलेनाथ की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शांत वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर ये स्थल श्रद्धा और आस्था का प्रतीक बना हुआ है। भगवान भोलेनाथ के पास गए और उन्होंने कहा कि आपने क्या कर दिया। तो शिवशंकर ने कहा भोलेनाथ ने कि भाई इसने मेरी तपस्या की है, इसने मेरी कठोर साधना की है, इसलिए मैंने उसको वरदान दिया, लेकिन ये तो नहीं हो पाएगा। तो सताना शुरू कर रहा है देवों को। तो तब भगवान माता पार्वती जो है कि भगवान शिव ने जो है माता पार्वती की सहमति से भगवान कार्तिकेय का जन्म उत्पन्न किया है ना। तो कार्तिकेय का जन्म ही राक्षस को मारने के लिए हुआ था। तो तब कहते हैं कि उसने यहाँ पे की थी और भगवान कार्तिकेय द्वारा उसका यहाँ पे वध हुआ है। तो ये राक्षसी रूप में उनकी प्रतिमा है। इस स्थल पर ये साधना का स्थल है और जो व्यक्ति या जो परिवार यहाँ पर आएगा, साधना करेगा, उसके सारे मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो तारकेश्वर की अपनी एक हमारा एक पौराणिक महत्व है। ये हम मानवों ने नहीं बनाया है बल्कि ये ईश्वरीय देन है। तो यहाँ पर जो हम जो आए, हमने जो महसूस किया वो ये किया कि यहाँ पर साक्षात हैं, वो शिव का रूप जो है प्रकट है। और अगली खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड के सांस्कृतिक विभाग द्वारा लागू की नई व्यवस्था पर लोक कलाकारों ने नाराजगी जताई है। शनिवार को देहरादून स्थित एक निजी होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कलाकारों ने कहा कि अब उन्हें केवल अपनी जनपद तक ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए सीमित कर दिया गया है। कलाकारों का कहना है कि यह नियम उत्तराखंड के समृद्ध और विविध सांस्कृतिक धरोहर के आपसी आदान प्रदान और प्रचार प्रसार में गंभीर बाधा बन रहा है। उन्होंने मांग की कि व्यवस्था पर पुनर्विचार किया जाए ताकि राज्य की लोक संस्कृति को व्यापक मंच मिल सके और कलाकारों को भी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका। कलाकार संस्कृति के संवाहक होते हैं और संस्कृति विभाग हमारा
संरक्षण करता है और हम हमेशा चाहते हैं कि संस्कृति विभाग एक संरक्षक के रूप में हमारे सभी कलाकारों का संरक्षण करे, लेकिन कुछ दिनों से लग रहा है कि थोड़ा अपनी नज़रें फेर दी है विभाग ने। तो बस हमारी इतनी सी गुजारिश है कि जिस तरीके से अभी चलता आया है, जिस तरीके से सभी कलाकार प्रतिबद्ध हैं अपनी लोक कला को आगे बढ़ाने के लिए, इसी तरीके से वो लोक कला को आगे लेके जाएंगे। और हमें विश्वास है, हम ये अपेक्षा करते हैं संस्कृति विभाग से कि जो कलाकारों के दिल की आवाज़ है, जो कलाकार चाहते हैं, वो विभाग उनकी बात मानेगा, ताकि हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है इसलिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारे उत्तराखंड के सभी कलाकारों के द्वारा 13 जनपदों के इसमें कलाकार शामिल है, चाहे वो धारचूला का हो, चाहे मुनस्यारी का हो, चाहे चक्राता का हो, चाहे पौड़ी का हो, चाहे उत्तरकाशी का हो, चाहे चमोली का हो, तमाम उन कलाकारों की ये प्रेस वार्ता है। इसमें हमारा कुमाऊं लोक कलाकार संघ भी शामिल है और हिमालयन कलाकार संघ भी शामिल है, जौनसार बाउर कला एवं महासंगठन भी शामिल है और सभी दल नेता, सभी लोक गायक, सभी लोक गायिकाएं भी शामिल है। ये मुद्दा है उत्तराखंड के कलाकारों की रोजी रोटी का। उत्तराखंड की राजनीति में फिर एक बार भूचाल आ गया है। 2016 में भूचाल लाने वाली चर्चित दल बदल प्रकरण और उसी सामने आए स्टिंग मामले में अब सीबीआई पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिख रही है। इस बहुचर्चित मामले की जांच में तेजी लाते हुए सीबीआई ने दल बदल करने वाले तत्कालीन विधायकों और अन्य संबंधित नेताओं को समन भेजना एक बार फिर से शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। वर्ष 2016 में दल बदल की धमाचौकड़ी के बीच तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग वीडियो सामने आया था, जिसमें वह विधायकों को पार्टी में बनाए रखने के लिए टॉप अप देने और मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए आंखें बंद करने जैसी बातें करते नजर आए थे। इस वीडियो ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था और पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब तत्कालीन कैबिनेट मंत्री तीरथ सिंह रावत ने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि बाद में उन्होंने इस शिकायत को वापस लेने के लिए अर्जी देनी पड़ी थी, लेकिन इस पर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भी 21 मई को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन वह निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने सीबीआई अधिकारियों को इस बारे में पूर्व में ही सूचना दे दी थी। संभावना जताई जा रही है कि वे शीघ्र ही दिल्ली जाकर बयान दर्ज करवा सकते हैं। इसी मामले में एक बीजेपी विधायक से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, जबकि बाकी विधायकों और नेताओं को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया है। उल्लेखनीय है कि दल बदल करने वाले कुछ विधायक वर्तमान में सरकार में मंत्री हैं, जबकि कुछ भाजपा में विधायक के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ये बोतल में से जिन की तरह बाहर आता रहेगा मामला जब हरीश रावत जी यानी हरदा सक्रिय होंगे। ऐसे में मुझे लगता है हरीश रावत जी की ये जो न्याय यात्राएं हैं, भाजपा के झूठ का पर्दाफाश है, भांडाफोड़ है, उसका तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। उनकी यात्राओं की गूंज यहाँ से लेकर दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है और भाजपा का हाई कमान अब हरीश रावत जी का ये जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है उसको थामने के लिए फिर से उन्होंने बोतल से जिन निकाल दिया सीबीआई जांच का, और कुछ न कुछ वो अब चुनाव लगातार इसमें करते रहेंगे ताकि हरीश रावत जी की जो एनर्जी है वो इस सीबीआई केस में लग जाए और वो अपने क्षेत्र में सक्रिय न रह सके, जिससे कि भाजपा को चुनाव में नुकसान ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं रावत जी जब जब सक्रिय होते हैं तब तब आपको सीबीआई केस जिनकी तरह बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कितना खौफ और डर और भय हरीश रावत जी का भाजपा के दिल में है, ये इससे साफ परिचित होता है। सीबीआई को अपनी जांच पुख्ता तरीके से करनी चाहिए और सभी नेताओं की जो उसमें भागीदारी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं या कांग्रेस में वो पहले थे, सबकी भागीदारी बतानी चाहिए, जनता के सामने लानी चाहिए। केवल हरीश रावत का बयान सबने सुना, इन्होंने कैसे साजिश रची? क्या ये लोग सरकार में सरकार को बार्गेनिंग कर रहे थे? क्या ये खरीद फरोख्त की बातें करते थे या ये खरीदे बेचे जाते हैं? तो ये चीज़ें सीबीआई को देखना चाहिए कि सारी बातें उत्तराखंड क्रांति दल प्रत्यक्ष में ये देखता है कि इस प्रदेश में हो क्या रहा है। हमें सीबीआई के पास तो हम ये चाहते हैं कि बड़ी एजेंसी पर है, देश की सबसे बड़ी एजेंसी पर ये मामला है और इसको सीबीआई को उजागर होना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी।
क्योंकि हरीश रावत केवल ये दिखता तो है कैमरे में कि हरीश रावत जी बोल रहे हैं मैं आग बंद कर लूंगा, आप लूटो जितना उत्तराखंड को लूटो, लेकिन लूटने वालों में कौन है? लूटने वाले में वही लोग हैं जिन्होंने साजिश की है। तो जो लोग साजिश करता है उनके भी सीबीआई को उनके पत्ते भी खोलने चाहिए, उनका चेहरा भी खोलना चाहिए और उन्होंने क्या क्या काम किया है वो खोलना चाहिए। ये पाप किए हैं, जब तक सार्वजनिक जीवन में रहेंगे तो सामने आते रहेंगे। आज फिर वही स्थिति है, क्योंकि नोटिस गया है तो वो लोग अपनी बात कहेंगे। लेकिन पूरे उत्तराखंड ने देखा है कि कैसे पूरे उत्तराखंड को अपने सरकार को बचाने के लिए दांव पे लगा रहे थे। ये तो भला हो इस प्रदेश की जनता का कि उन्होंने कांग्रेस से निजात पा लिया और आज भाजपा की सरकार है, तो पूरा उत्तराखंड जो है चौराहे पर खड़ा हो। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आदि कैलाश यात्रा के दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि लाखों करोड़ों देशवासियों का यह परम विश्वास है कि भाजपा की झूठ, लूट और फूट की सरकार है। उत्तराखंड में भी बीजेपी ने 2 झूठ बोलकर सत्ता हासिल की। त्रिवेंद्र सरकार हो या धामी की सरकार हो, ये दोनों सरकारें झूठ के गर्भ से पैदा हुई हैं। पहली सरकार कहती है कि कांग्रेस की सरकार ने जुम्मे नमाज की छुट्टी कर दी थी। इस झूठ के गर्भ से पैदा हुई आज 9 साल हो गए हैं, लेकिन जुम्मे की नमाज की सरकारी छुट्टी का गजट नोटिफिकेशन भाजपा अभी तक नहीं दिखा पाई है। 2022 में इन्होंने फिर से सरकार झूठ बोला और ये कहा कि कांग्रेस के नेताओं व हरीश रावत ने वादा किया है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जबकि हमारा संविधान धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार से कोई शिक्षण संस्था और कोई संस्था खड़ा करने की अनुमति नहीं देता है। पूर्व में मुस्लिम यूनिवर्सिटी व बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी है तो वह संविधान के अस्तित्व में आने से पहले बनी हुई है। जब संविधान अनुमति देता ही नहीं है तो इसकी कोई मांग क्यों करेगा? हरीश रावत के मुताबिक मैंने 10 लाख रुपए तक के इनाम की घोषणा पहले कर दी थी कि दिखाओ मेरा वह बयान या हमारे किसी महत्वपूर्ण नेता का वह बयान, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, हम तुम्हें 10 लाख रुपए इनाम देंगे। हरीश रावत ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा, वह अपनी जीवन भर की सारी संपत्ति, अपनी पैतृक संपत्ति भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। उन्होंने कहा हमने आदि कैलाश में आशीर्वाद लेने के बाद भगवान शिव से न्याय की याचना की। हमने इतनी शक्ति दी कि हम भाजपा द्वारा गढ़े गए 2 झूठों का पर्दाफाश कर सके। लाखों करोड़ों देशवासियों का ये परम विश्वास है कि भाजपा की सरकार झूठ, लूट और फूट की सरकार। उत्तराखंड में भी उन्होंने 2 ऐतिहासिक झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त की। त्रिवेंद्र सिंह की सरकार हो या श्री पुष्कर धामी जी की सरकार, ये दोनों सरकारें झूठ के गर्भ से पैदा हुई। एक पहली सरकार जुम्मे की नमाज की छुट्टी कांग्रेस सरकार ने कर दी है, इस झूठ के गर्भ से पैदा हुई। आज 9 साल हो गए जुम्मे की नमाज करने की, अर्थात शुक्रवार के दिन की सरकारी छुट्टी का वो गजट नोटिफिकेशन भाजपा अभी तक दिखा नहीं पाई है। कोई स्कूल कॉलेज और तो छोड़िए, शिशु मंदिर भी ऐसा नहीं बता पाई है जिसमें पिछले 9 सालों में उस तथाकथित नमाज की अदा करने के लिए दी गई शुक्रवार की छुट्टी के दिन वो स्कूल कॉलेज बंद हुए या वो शिशु मंदिर बंद हुए। और 2022 में इन्होंने सरासर झूठ बोला फिर से। निश्चय कुछ भी हो, पर जिस ओर उनकी यात्रा जा रही है वो उनके जीवन के चौथे चरण को सफल करेगी। चौथे चरण में कैलाश मानसरोवर की तरफ जाना ही चाहिए। भले राजनीतिक कारणों से कुछ चीज़ों को जिस पार्टी में रहे हैं वो विरोध करती आई है, लेकिन वो कर रहे हैं तो मेरी उनको इसके लिए शुभकामनाएं। आपको बता दें साल 2016 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक स्टिंग वीडियो सामने आया था, जिसमें वह विधायकों को पार्टी में बने रहने के लिए टॉप अप देने और मंत्री पद पर रहते हुए आंखें बंद करने जैसी बातें कहते हुए नजर आए थे। इसके बाद यह मामला जांच के दायरे में आ गया था।
प्रकरण पर सीबीआई को जांच दी गई थी। इसके बाद से ही मामले में चार्जशीट का सिलसिला भी शुरू हुआ था। वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार सरकार की नाकामियों को लेकर हर अपनी 2 दिवसीय कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रहे, जहां पर से वो लगातार न्याय यात्रा को लेकर सरकार और भाजपा पर हमला बोलते रहे और भाजपा से 2 झूठ का जवाब मांग रहे हैं। हालांकि रावत को अभी किसी भी झूठ की सत्यता जवाब तो नहीं मिल पाया, लेकिन उनकी मुश्किलें आगे बढ़ती जरूर दिख रही हैं। देखना होगा क्या हरीश रावत को उनके सवालों का जवाब भाजपा से मिलेगा या रावत को ही सभी सवालों के जवाब पहले स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े सीबीआई को ही देने होंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।